करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपना प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नाउ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है यहां तक। सो अब देखते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है। सो जैसे कि हमने रेजिस्टिव सर्किट में देखा था कि पावर फैक्टर यूनिटी और जो है एक्टिव पावर ही होती है, कंज्यूम की जाती है, और एक्टिव पावर 0 होती है, और वोल्टेज जो करंट है इन फेज होते हैं। अब इंडक्टर के लिए देखते हैं क्या क्या होती हैं ये चीजें, ठीक है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें हम तो देखते हैं सर्किट डायग्राम ना। सो इट इज Vt equals to Vm sin omega t and it is V equals to V angle 0 degree, ठीक है, और where V is RMS value, ठीक है यहाँ तक। So it is IT, it is L, it is VL. Now if you know the theory of inductor, the theory of the inductor, when a time varying current is passed through the inductor, then there will be a voltage across the inductor, so that voltage is directly proportional to the rate of change of inductor. Okay, so I can write like that, it is di by dt. So VL is equals to L di by dt, ठीक है यहाँ तक। Now, अब अगर हम अपना आगे देखें KVL लगाते हैं तो क्या होगा। So it is V minus V of L equals to 0, so VL equals to V, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या देखते हैं, इट इज VL इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, और जो VL है वो क्या है, इट इज L di of t dt इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, ठीक है यहाँ तक। अब हमें चाहिए करंट, सो इट इज dt by dt इक्वल्स टू Vm अपॉन L साइन ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूं इसको। सो अगर मैं यहां देखूं इसको, dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू Vm अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, dt को इधर ले लेते हैं, and it is Vm upon L sin omega t dt. Now integrating on both sides, integrating on both side, ठीक है यहाँ तक। So अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं then it is IT equals to 1 by L Vm sin omega t Vm sin omega t dt, ठीक है यहाँ तक। Now we have, so it is Vm by L sin omega t dt, ठीक है। अब अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तब अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आएगी, इट इज Vm ओमेगा L एंड इट इज माइनस cos t, माइनस cos ओमेगा t, ठीक है यहाँ तक। आगे अगर बात की जाए तो इसको लिख सकते हैं Vm अपॉन ओमेगा L, और साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी को माइनस पाई बाई 2, ठीक है यहाँ तक। नाउ इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज IT, ठीक है। सो अगर मैं इस करंट को, द करंट थ्रू द इंडक्टर को अगर मैं जनरलाइज करूं, स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, तब देखिए मैं क्या लेता हूं उसको। I'm taking IT is equals to Im sin omega t minus pi by 2, ठीक है यहाँ तक। But I'm assuming something. I'm assuming something. What? देखते हैं। I take XL is equals to omega L and Im is Vm by XL, ठीक है यहाँ तक। बात समझ में आ गई होगी। अगर अब इस करंट को मुझे फेजर में एक्सप्रेस करना है, सो मैं इससे आगे क्या लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू I एंगल माइनस पाई बाई 2 या
I माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं अगली बात करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज दिस, एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज V एंगल 0 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो इंडक्टर के थ्रू करंट है, उनमें कितने का फेज शिफ्ट है, 90 डिग्री का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन फॉर द इंडक्टर। अगली अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए अगली बात मैं यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम से हमने वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है इंडक्टर के पास देखी ना। अगला मैं पॉइंट जो कवर करना चाह रहा हूं, देखिए क्या है, सेकेंड पॉइंट जो है, देखिए वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म। ठीक है, सो अगर मैं वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म की बात करूं तो देखिए क्या आएगा, ये तो हो गया आपके वोल्टेज की वेवफॉर्म। अब अगर आपके पास देखा जाए तो वोल्टेज की जो इक्वेशन है VLT की बराबर वो है Vm sin ओमेगा t, और जो करंट है उसकी वैल्यू है Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, यही है ना। ठीक है, सो मैं कुछ इंटरवल लेने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए लेट फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं इसमें ओमेगा t इक्वल्स टू 0। अगर मैं ओमेगा t इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं तो जो v है वो तो 0 है, बट I की जो वैल्यू है ओमेगा t 0 साइन माइनस पाई बाई 2, और साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, सो IT जो आएगा वो आएगा माइनस Im। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूं, यहीं पर देखिए अगर मैं ओमेगा t को क्या ले रहा हूं, ओमेगा t को ले रहा हूं पाई बाई 2, तो अगर मैं ओमेगा t को पाई बाई ले रहा हूं तो v की जो वैल्यू है वो तो है Vm, बट ओमेगा t पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सो Im की वैल्यू कितनी हो गई, 0, सो IT बराबर क्या हो गया, 0। एक और पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट और कवर कर लेते हैं ना। अब ओमेगा t की वैल्यू जो है वो पाई है। ठीक है, तो ओमेगा t की वैल्यू पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, सो Vt तो 0 हो गया भाई। ठीक है, बट ओमेगा t की वैल्यू पाई में से 90 गया, दैट इज पाई बाई 2। सो अगर अब मैं बात करूं जो IT होगा वो क्या होगा, Im होगा, क्या होगा, Im। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3 पाई बाई 2, ओमेगा t इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, तो जो Vt होगा वो तो होगा इस बार माइनस का Vm, और अगर मैं 270 में से 90 घटाऊं तो ये होगा 270, 270 में से अगर मैं 90 घटाऊंगा तो बचेगा 180, और 180 वैल्यू होती है 0। सो अगर हम डिफरेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश करें तो देखिए क्या क्या आता है। सो मैं पॉइंट को मार्क कर रहा हूं, जब ओमेगा t वैल्यू 0 है, जब ओमेगा t की वैल्यू 0 है तो उसमें वोल्टेज तो 0 है, बट करंट कितनी है, माइनस Im। ठीक है यहाँ तक। सो ये है हो गया ओमेगा t इक्वल्स टू 0 का पॉइंट। अगर मैं ओमेगा t इक्वल्स टू पाई बाई 2 की बात करूं तब वोल्टेज तो है मैक्सिमम, वोल्टेज है मैक्सिमम, बट उस समय करंट कितनी है, 0, तो 0 यहीं पर आएगा। ठीक है, अगली बात करूं मैं, अगर ओमेगा t इक्वल्स टू पाई, तो वोल्टेज तो 0 है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, बट उसी समय करंट कितनी है, मैक्सिमम पर है, तो करंट जो होगी वो यहाँ पर होगी लगभग। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं वोल्टेज ओमेगा t इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, वोल्टेज तो नेगेटिव मैक्सिमम है, बट उस समय करंट कितनी है, 0, तो करंट लगभग होगी यहाँ। ठीक है, सो आई एम जस्ट ड्राइंग योर इंडक्टर करंट वेवफॉर्म। ठीक है, सो आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा आपको, लाइक दैट। ठीक है, so this is the voltage, this is the voltage waveform, and this is the current waveform. So it is Vt and it is It. So see the difference between the voltage and current waveform. See the difference, it is 0, it is pi by 2 pi, it is 3 pi by 2, and it is 2 pi, this is omega t. So if you see the difference between the voltage and current, it is 90 degree. ठीक है, so we can say in case of purely inductive circuit, the voltage and current is having 90 degree phase shift, or we can say the current is lagging voltage. Okay, or we can in other words we can also say the voltage is leading to current. आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म जो है इंडक्टर में ऐसी हैं जहां 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में ये फेज शिफ्ट था 0। ये बात समझ में आ गई होगी ना।
तो अगली हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमने पहला पॉइंट देख लिया सर्किट, उससे इक्वेशन देख ली, और अगला हमने पॉइंट देखा था वोल्टेज करंट वेवफॉर्म। तो अगला पॉइंट देखिए, यहां देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो देखते हैं क्या आता है। सो अगला पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो आएगा, हम देखते हैं पावर फैक्टर। क्या देखते हैं? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुका हूं, क्या थी? पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू द फेज क्वांटिटी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फेज वोल्टेज एंड करंट। तो देखते हैं यहां पर थीटा वी माइनस कॉस थीटा आई। सो अगर देखा जाए, जो कॉस वोल्टेज है, वोल्टेज में एंगल कितना है? 0। वोल्टेज में जो एंगल है वो कितना है? 0। और करंट में कितना एंगल है? -90। -90, ठीक है यहां तक। सो cos 90, cos 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहां तक। सो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? पावर फैक्टर इज 0। बट यहां पर मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, इट इज 0 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है यहां तक। सो फॉर द इंडक्टर द पावर फैक्टर इज लैगिंग बिकॉज करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है यहां तक। अगली अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या होती है। सो अगली अगर मैं बात करूं तो फेजर डायग्राम देखते हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है यहां तक। सो फेजर डायग्राम अगर देखें हम लोग, सो this is your voltage, this is your voltage V angle 0 degree, this is the inductor voltage, and if you see the current is having -90 degree. Now according to mathematics, the minus angle is represented in clockwise direction and the positive angle are drawn in anti-clockwise direction. So we are having this, so it is -90. Don't need to mark -90 because when you draw the angle in anti-clockwise direction, it is minus. So it is I equals to I minus 90 degree. Okay. So what are the conclusion from the phasor diagram? So conclusion क्या होगा? देखिए यहाँ से अगर conclusion की बात करूं, for a purely inductive circuit, for a purely inductive circuit, current lags voltage by 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इंडक्टर की बात करें तो करंट और वोल्टेज में कितना एंगल है? -90 डिग्री। बट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना था ये? 0 डिग्री। याद आया आपको? ठीक है यहां तक। इसी को अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट में देना चाहूं तो क्या होगा? फॉर ए प्योरली inductive circuit, for a purely inductive circuit, voltage lead current by 90 डिग्री। तो ये भी तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए अगर वोल्टेज जो है वो करंट से कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है, तो ये भी बात ट्रू है। बट इन जनरल आपकी बुक्स में ये लाइन लिखी हुई मिलेगी, करंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो लोग, ठीक है यहां तक। सो ये हो गई नेक्स्ट बात। अगर अगले हम बात देखें तो क्या हो सकती है? हमारा पहला पॉइंट सर्किट हो गया, दूसरा पॉइंट हमने वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म देख ली, पावर फैक्टर देख लिया, फेजर डायग्राम देख लिया। अगर अब हम अगली बात करना चाहें, सो अगली हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर। तो पावर देख लेते हैं क्या होगी इंडक्टिव सर्किट के लिए। सो अगर हम पावर की बात करें यहां पर देखिए तो पावर क्या होगी? सो लेट्स सी द पावर एक्सप्रेशन। सो आई विल सी इंस्टेंटेनियस पावर पास, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है यहां तक। सो इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं क्या होगी। सो
instantaneous power is the product of voltage and current, or we can say instantaneous power is the product of the instantaneous voltage and instantaneous current. So what is the instantaneous voltage? It is Vm sin omega t. Similarly, we have the current, that is Im sin omega t minus pi by 2. ठीक है यहाँ तक? तो अगर हम इसको देखें तो Vm Im को एक तरफ कर लेते हैं, Vm Im sin omega t इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है यहाँ तक? अब अगली अगर बात करें तो हम साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो इसको लिख देते हैं माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो अगर आपको पता हो साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो वो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड. सो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. तो इसको देखते हैं क्या आता है. Pt इक्वल्स टू माइनस Vm Im बाई 2 एंड इट इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ठीक है यहाँ तक? तो ये तो बन गया फार्मूला और ये बन गया Vrms Irms. तो इट इज माइनस Vrms Irms एंड इट इज साइन 2 ओमेगा टी. ठीक है यहाँ तक ना? अब यहां से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है हमारा, देखिए. सो हम अगर अपने कंक्लूजन की बात करें यहां से, सो पहला कंक्लूजन जो हो सकता है, जो वोल्टेज था उसमें फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, करंट में भी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा. पर अगर हम पावर में बात करें तो पावर में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा. ठीक है, दैट मींस इन केस ऑफ सिंगल फेज सिस्टम, आइदर इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव, पावर इज फ्लक्चुएटिंग एंड पावर हैज डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. सो अगर मैं यहाँ एग्जांपल की बात करूं, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कितनी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 हर्ट्ज. अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल जो हमने रेजिस्टिव केस में किए थे. ठीक है यहाँ तक? अगली अगर ये बात, ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट. कंक्लूजन नंबर फर्स्ट. ठीक है यहाँ तक? सो ये हो गया कंक्लूजन नंबर फर्स्ट. अगर कंक्लूजन नंबर सेकंड की बात करें, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ प्योरली inductive circuit, in case of purely inductive circuit, power is also fluctuating और टाइम डिपेंडेंट. ये बात समझ में आ गई ना? So in case of purely inductive circuit, power is also fluctuating or time dependent. Okay, or we can next say in case of purely inductive circuit, power is having double frequency component. ठीक है यहाँ तक? तो आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी आपके. अब अगर मैं इस पावर को का एवरेज लूं तो देखिए क्या होता है. लेट्स सी द एवरेज ऑफ दिस पावर. एवरेज लेते हैं इस पावर का. नाउ इफ यू सी, as omega t changes, your power is changing. So if omega t is changing, the instantaneous power is changing. So your instantaneous power is changing with respect to time. That means it cannot be measured. That's why in case of wattmeter, we will have the average of that. और इसको ही हम डायग्राम में देखते हैं कि क्या निकल के आएगा ये. सो हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना.
एवरेज पावर, P एवरेज, ठीक है यहां तक। व्हाट इज एवरेज? इट इज 1/T 0 to T PT dt, यहां तक ठीक है बात। सो P average equals to 1/T 0 to T PT dt. Now if you apply the formula 1/T 0 to T, and what is the PT value? It is minus VRMS IRMS, and it is sine 2 omega t dt. Now we have already studied the average value of a sinusoidal function over a complete cycle is 0. Either it is sine omega t, sine 2 omega t, or sine 2 omega t minus plus minus some angle. Okay, so if you see this average of this is 0. Average of this is 0. That what it mean? Purely inductive circuit in a purely inductive circuit, in a purely inductive circuit, there is no active power. There is no active power consumption. Active power consumption. Okay, ठीक है यहां तक बात। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, डायग्राम की बात करें, तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? A B C D E F G। तो G पॉइंट की बात करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द PT वर्सेस VT PT VT IT वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखते हैं क्या होगा हमारा टाइम ग्राफ, ठीक है। सो प्लॉट करते हैं हम। Now, first we will see the voltage and current waveform. We will see the voltage and ये हो गया हमारा voltage. I think it is just some small value. So let's draw again. So let's take voltage waveform larger. This is your omega t. Then now this is your voltage. Now for the inductor, what is the current value? If you know that, if you find this is the voltage, that is equals to Vm sine omega t, and what is the current? Current is Im sine omega t minus pi by 2. यही तो थी वैल्यू, और पावर की तो हमारे पास लिखी हुई है अभी। तो देखते हैं क्या होगा। सो पहला पॉइंट ये था हमारा करंट का, अगर याद हो आपको। दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट लगभग था हमारा ये, और फिर ये लाइक दैट कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे थे, अब आपको याद हो। सो वी हैव like that waveform for the current. Okay, so I'm just making dark. So this is the voltage waveform, black one, and the blue one is current waveform. Now see what happened to the power waveform. So I'm just marking the interval 0, it is pi by 2, it is pi, and it is what? It is just 3 pi by 2, and it is 2 pi by 2. Now see what happened. So if you see, this is your full cycle T, and what is this? This is the half time period. This is your half time period, that is T by 2. Similarly, we have this one is also T by 2. Agree? Now what is that? This one is your quarter half cycle. Okay, now see what happened to the power. Now for the quarter half cycle, voltage is plus but current is minus. Okay, voltage is plus what current is minus, so power is minus. Now for the next quarter half cycle from pi by 2 to pi, if you see, the voltage is positive and current is also positive, so positive. So let's draw with different pen. So if you see, for the first quarter half cycle, voltage positive but current negative, so power should be negative. So power should be negative, like that. Okay,
if you see for the next quarter half cycle, voltage positive, current positive, so it is positive. Okay, so it is like that. I hope so ये बात समझ में आ रही होगी आपके. I'm just drawing the with red pen. Now for the next third quarter half cycle, voltage positive, current negative, then it should be negative. It is negative. Okay, then for the last quarter half cycle, voltage also negative, current also negative, so power should be positive. Okay, so this is the meaning of the current wave, power wave. Okay, so let's see the waveform of the power. So I'm drawing with red one, it is PT. What is this? PT. Okay, so what is the conclusion that we can make? If you see, this is negative area. Okay, this is positive area, this is positive area, negative, positive, further negative, and this is further positive. So if you count the average, negative positive cancel out, negative positive cancel out. So from the waveform also we can write from the waveform P average is 0. Clear है? Now average 0 का मतलब क्या है? Inductor does not consume any active power. Inductor does not consume any active power. ठीक है यहाँ तक. अब अगर यहाँ से बात करें इस केस के लिए तो इसकी पावर नेगेटिव है. फिर अगर यहाँ की मैं बात करूं तो पावर कैसी है? पॉजिटिव है. फिर पावर कैसी है? नेगेटिव है. फिर पावर कैसी है? पॉजिटिव है. ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ है? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल इट इज डिलीवरिंग पावर, देन द नेक्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल इट इज कंज्यूमिंग पावर, देन अगेन डिलीवरिंग, then again consuming. That's why that element is called just supplying, consuming, supplying, consuming, supplying, consuming. So inductor is in ideal condition is an energy storing element. So next conclusion is what? Ideally inductor is an energy storing element. बात समझ में आ गई ना? क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कैसा है? ये क्या कर रहा है? एक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है, फिर कंज्यूम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, फिर कंज्यूम कर रहा है. ये बात समझ में आ गई होगी. नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है इस वेवफॉर्म से अगर देखें? योर इंस्टेंटेनियस पावर इज वेरिंग विद टाइम. इट इज वेरिंग विद टाइम. So you cannot measure the value of the instantaneous power. So to measure the average power, so to measure the instantaneous power, we will take average. But in this case, the average is 0 because inductor is an energy storing element. Okay. अगली अगर हम बात करें यहाँ पर inductor is a passive element due to the presence of small finite resistance present in series. ये बात समझ में आ रही होगी. जो इंडक्टर है आइडियली तो ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ना एक्टिव है ना पैसिव है. बट प्रैक्टिकली क्या है? इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फाइनाइट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन सीरीज सर्किट. इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग ये है, जो प्रैक्टिकल कॉइल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. तो इसमें क्या होता है? P0 नहीं होता है. क्लियर? इसमें P क्या होता है? 0 होता है. बट यहाँ Q0 होता है, बट यहाँ Q0 नहीं होता है. ये बात समझ में आ गई होगी. सो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने. सो हमने इंस्टेंटेनियस पावर, वोल्टेज, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ देखा. तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गई होगी बात
कि हमारी इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या होती है और इसके लिए एवरेज कैसे 0 होता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं हम पावर से रिलेटेड अपना। अगर हम यहां से देखें, व्हेन आवर वोल्टेज इज डिक्रीजिंग बट योर करंट इज इंक्रीजिंग, लेट्स सी if your voltage is decreasing but current is increasing, then is power taken from the supply, that means your power is consuming। एक चीज और यहां से हम अगर मेंशन करना चाहें तो क्या है, in a purely inductive circuit, तो दो पहले तो एक, अगर हम पावर कंज्यूम की बात करें तो जब वोल्टेज जो है हमारा, देखिए ये जो वोल्टेज है जब डिक्रीज हो रहा है और करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तब ये क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। तो क्या बात देख सकते हैं, इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई when voltage is decreasing but current is increasing। ठीक है यहां तक बात। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल की बात करूं, when voltage is increasing but current is decreasing, but voltage is increasing but current is decreasing, या अगर हम इस नेक्स्ट क्वार्टर इस हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए यहां पे क्या हो रहा है, your voltage is increasing but current is decreasing, then in that duration it is giving or it is supplying power to the source। okay, so next देखते हैं हम अपने से रिलेटेड पॉइंट, पावर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। So, अब अगर हम देखें तो हम उससे रिलेटेड देखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कॉम्प्लेक्स पावर पॉइंट। कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है यहां तक। सो S क्या होता है हमारा, S इक्वल टू होता है V I कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, P प्लस माइनस जे क्यू। ठीक है, सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, कॉम्प्लेक्स पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ करंट, और इट इज द कॉम्प्लेक्स सम ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है यहां तक। तो आगे देखते हैं हम अपने इंडक्टर के लिए क्या क्या चीज होती है ये। सो एस, तो अगर इंडक्टर के लिए वोल्टेज देखें तो ये होता है वोल्टेज 0 डिग्री एंगल पर, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट होती थी -90 डिग्री, और ये रहा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है यहां तक। सो अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करें तो मैंने रेजिस्टेंस के केस में भी बताया था आपको कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसी तरीके से अगर एंगल पोलर फॉर्म में है तो एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं इसको VI, सॉरी इट इज जस्ट फर्स्ट V0, और अगर एंगल है -90 तो कितना हो जाएगा, +90। ठीक है यहां तक। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एंगल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं, इट इज VI एंगल 0 + 90 = 90। ठीक है यहां तक। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम। So S is equals to VI cos 90 plus J sin 90। ठीक है। Now cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इट इज S VI, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। So it is VI 0 plus J1। So I can write it is 0 plus J VI। ठीक है यहां तक। अब अगर हम इसको कंपेयर करें एक्टिव और रिएक्टिव पावर के सम से, देन वी हैव P plus JQ। सो अगर हम P की बात करें तो कितना आ गया, 0 आ गया,
और अगर हम Q की बात करें तो कितना आ गया VI। ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो है एवरेज पावर और द रियल पावर का जो रियल पावर वो कितनी है 0 है, बट रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी है VI। तो अगर हम इसे रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो इन ए प्योरली रेजिस्टिव केस अगर रेजिस्टिव की बात करें तो वहां क्या होता था, P बराबर जो होता था S बराबर होता था P और बराबर होता था VI, बट Q कितना होता था 0, अगर याद हो आपको। इसी तरीके से अगर मैं L में बात करूं तो L में क्या है, S जो है वो Q के बराबर है, बट Q किसके बराबर है VI के, और P कितना है 0। दैट मींस योर इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी रियल और एक्टिव पावर, इट जस्ट स्टोर द रिएक्टिव पावर। ये क्या होती है अभी देखेंगे ये भी ना। अगर अगली हम बात करें यहीं से रिलेटेड तो क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पावर ट्रायंगल डायग्राम। पावर ट्रायंगल डायग्राम देखते हैं पावर ट्रायंगल डायग्राम क्या होता है। सो अगर मैं यहां से देखूं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा पावर ट्रायंगल डायग्राम, ठीक है यहां तक। सो पावर ट्रायंगल डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्या होता था, अगर पावर ट्रायंगल डायग्राम बनाए S बराबर P प्लस JQ, तो ये होता था P, it is positive Q for, then it is mod of S phi, and for the negative it is minus Q होता था, तो mod phi, और ये ही रहा हमारा एंगल phi। ठीक है यहां तक। सो अगर यहां से देखें हम लोग क्या होता था, cos phi जो होता था वो होता था P by mod S। अगर Q देखें